नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के चौथे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब शामिल किया गया था। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अकबर के द्वारा अहमदनगर के ऊपर हमला किया गया था। तब वहाँ की रानी चांद बीबी थी। हालांकि अकबर को इसमें विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन उन्होंने अहमदनगर के ऊपर कब्जा नहीं किया था। बाद में शाहजहां के द्वारा 1637 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, ये देखिए रिपीट हुआ है कि वर्ष 2010 में जो पहला युवा ओलंपिक खेल है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका आयोजन हुआ था आपके सिंगापुर में, और ये हमारा समरकालीन युवा ओलंपिक खेल था। बाकी अगर हम लोग 2024 के विंटर यूथ ओलंपिक की बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया के गैंगवान प्रांत में होगा। और अगर हम लोग यूथ ओलंपिक 2026 समर वाले की बात करते हैं तो ये आपके सेनेगल की राजधानी डकार में कंडक्ट करवाया जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसकी पहली महिला महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, CSIR के जो अध्यक्ष हैं वो देश के PM होते हैं, यानी कि मोदी साहब इस समय इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर हम लोग महानिदेशक की बात करते हैं तो डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, क्या नाम है, डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, ये आपके CSIR के महानिदेशक के तौर पर अपॉइंट की गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में द्रौपदी मुर्मू जी किस नंबर की भारतीय राष्ट्रपति चुनी गई। तो ये आपके 15वें नंबर की भारतीय राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जनजातीय समुदाय से भारत की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली ये आपकी पहली पर्सन है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हमारे संथाल ट्राइब को बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का फोक डांस नहीं है। इससे पहले भी सेम तरीके का प्रश्न आ चुका है, उसमें आपके बिहार का विदेशिया दिया गया था और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था हौजगिरी, जो कि आपके त्रिपुरा राज्य का फोक डांस है। अब आपको ध्यान रखना है कि गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, सिद्धि धमाल, जुरियन, ये सारे हमारे गुजरात राज्य के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिनको वर्ष 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो आपके कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम की बात करते हैं, ये हमारे कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। और 1998 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी हम लोग बात करते हैं अगर कुचिपुड़ी डांस की, तो इसके कुछ और डांसर के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सिद्धेंद्र योगी हो गए, राजा रेड्डी, इनकी वाइफ राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, अपर्णा सतीशन, हलीम खान, ये सारे व्यक्ति भी आपके कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो संघ के कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका संवैधानिक प्रमुख होता है देश का राष्ट्रपति। और ये आपको संविधान के आर्टिकल 53 के क्लॉज 1 में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख की बात की गई है तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो आपका स्टंप होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो ऐसे आपके 3 स्टंप होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, इसके ऊपर गिल्लियाँ रखी जाती हैं। तो ये हाइट आपसे पूछी गई थी, तो ये हाइट होती है 28 इंच। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 9 इंच होती है। और अगर हम लोग गिल्लियों की बात करते हैं तो ये गिल्लियाँ आपके 0.5 इंच यानी कि 1.3 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं रखी जानी चाहिए। तो ये कुछ रूल हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। दरअसल प्रश्न आपसे ये पूछा गया था
कि मैकमोहन नाम की जो रेखा है वो किनके बीच में है, चीन और अरुणाचल प्रदेश या चीन के साथ कुछ अन्य राज्य भी ऑप्शन में दिए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो हमारी सीमा है उसी का नाम है मैकमोहन रेखा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में जो 1914 में सिमला एग्रीमेंट हुआ था उसी के द्वारा इस मैकमोहन रेखा को डिफाइन किया गया था। बाकी चाइना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके साथ हमारे 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश में आपका लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश है। इसके साथ में सीमा हमारी लगती है चाइना के साथ में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किसके द्वारा बृहस्पति के उपग्रहों को खोज किया गया था, यानी कि जो आपके मून हैं जुपिटर के, उनकी खोज किसने की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि गैलीलियो गैलीली महोदय के द्वारा ये कारनामा किया गया था। तो सन 1610 की बात है। उस समय गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो टेलीस्कोप डिस्कवर किया गया, जो इन्वेंट किया गया था, उसी के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की थी। आपको नीचे कमेंट में जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है उसका नाम नीचे कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निपुण भारत योजना किससे संबंधित है। तो निपुण भारत योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके शिक्षा यानी कि एजुकेशन या फिर साक्षरता यानी कि लिटरेसी से संबंधित है। 5 जुलाई को पिछले साल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। आपको इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी योजना का उद्देश्य ये है कि वर्ष 2026-27 तक हमारे देश में जो भी तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें पढ़ने की, लिखने की और अंक गणित को सीखने की क्षमता को डेवलप कर दिया जाए। और इसी पर्पज से पिछले साल 5 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो आपके शस्त्र थे वो किसके बनाए गए थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके शस्त्र बनाए गए थे वो एक तो पत्थर के थे, बाद में यहाँ पर कॉपर का भी यूज होने लगा था, इसीलिए इसको हम लोग कॉपर स्टोन एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर और पत्थर के यहाँ पर शस्त्र बनाए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा स्वयं सहायता समूह की विशेषता है या फिर नहीं है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। अब अगर आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में पता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इन समूहों के बारे में। इन्हें हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। इसमें आपके 10 से 20 मेंबर होते हैं और इनके द्वारा किसी भी प्रकार का व्यापार वगैरह शुरू किया जा सकता है या फिर कई प्रकार के अन्य आर्थिक काम भी इनके द्वारा किए जाते हैं। इसमें जो भी लोग आपके जुड़े होते हैं वो अपनी आमदनी से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बचत करते हैं। इसके बाद में व्यक्तिगत राशि को किसी भी प्रकार के सामूहिक निर्णय लेने के लिए ये यूज करते हैं। तो ये सारी इनकी विशेषताएं होती हैं और इसी के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी वाणिज्यिक इकाई होती है किलोवाट आवर। और कई बार परीक्षाओं में आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर का वैल्यू क्या होती है। तो ये होती है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जूल। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि करो या मरो का जो नारा है ये किसने दिया था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया यह नारा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति का लक्ष्य क्या नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग दिए गए ऑप्शन के अनुसार ही दे सकते थे। फिलहाल मैं आपको हरित क्रांति के बारे में बता देता हूं कि 1960 के दशक में इसकी शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। अपने यहाँ पर 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इससे पहले पूछा भी जा चुका है कि हरित क्रांति से कौन से राज्य लाभान्वित हुए थे। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित हुए थे और इसमें सबसे पहले गेहूं की खेती के ऊपर फोकस किया गया था। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि भारत में जो कृषि उत्पादन है उसको वृद्धि में लाया जाए
और हमारे देश को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया कि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा 1905 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अच्छा, मैडम भीकाजी कामा का नाम आया है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वंदे मातरम नाम की पत्रिका भी इन्होंने संचालित की थी और 22 अगस्त 1907 को स्टटगार्ड में इन्होंने भारतीय झंडे को भी फहराया था और विदेश में भारतीय झंडे को फहराने वाली ये आपकी पहली महिला भी बनी थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है इसके रिंग के बारे में किसने पता लगाया था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1610 में जब आपके गैलीलियो गैलीली साहब बृहस्पति को देख रहे थे उस समय इन्होंने शनि के छल्लों को भी देखा था, लेकिन इसको ये ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसके विषय में ज़्यादा जानकारी ये नहीं दे पाए थे। बाद में 50 सालों के बाद में क्रिस्टियन हैगेंस महोदय के द्वारा शनि ग्रह के जो छल्ले हैं उनके बारे में पता लगाया गया और शनि का जो टाइटन उपग्रह है इसकी भी खोज क्रिस्टियन हैगेंस महोदय के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मोहम्मद गोरी ने किस राजा के विरुद्ध 1191 में आक्रमण किया था। तो आप सभी को पता होगा तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है और ये युद्ध इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और इसको शायद माफ़ कर दिए थे। बाद में मोहम्मद गोरी 1192 में फिर आता है और पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं इनको हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस डांस से है। तो ये आपसे कल भी पूछा गया था। ये हमारे भरतनाट्यम की डांसर हैं। अब भरतनाट्यम की बात हुई है तो इसके भी जो डांसर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, बी हेरम्बनाथन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, बाला सरस्वती, ये सारे हमारे भरतनाट्यम के डांसर हैं। तो इस प्रकार से आज चौथी शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन पर या फिर आपके स्क्रीन के ऊपर उन वीडियो की लिंक इस समय दिख रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।